हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। तो आज जो है हम चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको स्टडी करेंगे। तो क्या है जो हमने पढ़ना है आज, व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ था। तो डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स। क्या क्या आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि जो चिल्ड्रंस पढ़ रहे थे प्री ब्रिटिश टाइम्स में, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जब बच्चे पढ़ रहे थे तो वो किस तरह से पढ़ते थे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वहाँ बच्चे जो थे वो स्कूल में जाते भी थे या नहीं। एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल। और अगर वहाँ पे स्कूल्स थे, ठीक है, उस समय पे स्कूल्स थे, तो ब्रिटिश रूल के आने के बाद उन स्कूल्स के साथ क्या हुआ था ब्रिटिश रूल के अंडर। अब क्या है यहाँ पे बताया है द रिपोर्ट ऑफ विलियम अडम। विलियम अडम कौन थे, एक स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है। वो यहाँ इंडिया के अंदर अपने धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को जो था वो फैलाने आए थे। तो 1830s में विलियम अडम जो थे वो एक स्कॉटिश मिशनरी हैं। उन्होंने बंगाल और बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स में टूर किया और उन्होंने ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी, उनको जो है कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने उनको पूछा टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, ठीक है। वर्नाकुलर स्कूल्स यानी कि जहाँ पे लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड किया था उसमें मैंने आपको वर्नाकुलर के बारे में बताया था कि वर्नाकुलर क्या होता है, जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज से रिलेट करता है, ठीक है। जहाँ पे आपकी लैंग्वेज जो है वो कॉमन पीपल के द्वारा लोकल लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है किसी एक कंट्री या किसी रीजन की। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि कंपनी के द्वारा विलियम आदम को जो है वो ये पूछा गया कि जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं एजुकेशन के प्रोग्रेस को लेके वर्नाकुलर स्कूल्स के अंदर, तो क्या वो रिपोर्ट अब बन चुकी है, ठीक है। क्या उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा। जो रिपोर्ट थी ना अडम की, वो बहुत ही, जो उसने रिपोर्ट बनाई थी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट रही। अदम जो है उन्होंने ये देखा कि 1 लाख पाठशाला जो है वो बिहार और बंगाल के अंदर जो है वो उसने देखी, ठीक है। उसने ये पाया कि 1 लाख पाठशाला जो है वो बंगाल और बिहार में है। और ये जो थी ये पाठशाला स्मॉल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको आप स्कूल्स ही बोल सकते हैं। तो ये स्मॉल इंस्टीट्यूशंस होते थे जिनमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। 1 लाख पाठशाला थी और हर एक पाठशाला के अंदर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। और जो टोटल नंबर रहा था बच्चों का इन पाठशाला में पढ़ने का वो था कितना, 20 लाख। फिर उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशन जो थे ना, ये जो पाठशाला थी, इनको कौन सेटअप करता था, अमीर लोग या फिर वहाँ की लोकल कम्युनिटी। और जब ये स्टार्ट होते थे, ये आपकी पाठशाला जब सेटअप कर दी जाती थी, तो इनको चलाने वाला कौन होता था, टीचर, जिसको उस समय पे गुरु के नाम से जाना जाता है। जो सिस्टम था ना एजुकेशन का प्री ब्रिटिश टाइम से पहले, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। कुछ चीज़ें जो थी वो स्कूल्स के साथ आज के स्कूल्स के साथ, जो कि अभी में स्कूल जो प्रेजेंट है उन स्कूल्स के साथ क्या करती हैं, एसोसिएट करती हैं, मिलती जुलती भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो नहीं मिलती जुलती थी। जैसे उस समय के जो स्कूल्स थे वहाँ पे फिक्स्ड फ़ी नहीं होती थी, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, सेपरेट बिल्डिंग नहीं होती थी स्कूल्स की, बेंच और चेयर्स नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं होते थे, सेपरेट क्लासेस का सिस्टम भी नहीं था जैसे आजकल 8 9 10 फर्स्ट सेकंड इन सब की क्लासेस अलग अलग लगती हैं। लेकिन उस समय पे चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जो भी बच्चा होता था उनको एक साथ में ही पढ़ाया जाता था। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, उनकी इनरोलमेंट नहीं हुई होती थी, साल में एग्ज़ाम्स भी नहीं होते थे और कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। कुछ प्लेसेस में क्लासेस जो थी ना वो बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे ली जाती थी। कुछ में विलेज शॉप या टेंपल के कॉर्नर पे ली जाती थी और कई जगहों पे तो पाठशाला जो थी वो उस गुरु के घरों में ही होती थी, यानी कि टीचर्स के घर पे ही होती थी। फ़ी जो थी वो डिपेंड करती थी पेरेंट्स की इनकम के ऊपर, कि अगर ज़्यादा जो अमीर होंगे वो ज़्यादा फ़ी जो है वो गुरु को देंगे, जो मतलब जो कम कमाते हैं या जिनका इनकम कम है तो वो कम देते थे, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। टीचिंग जो होती थी वो ओरली होती थी, ठीक है, मुंह से ही सिर्फ बोला जाता था। गुरु जो था वो डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, मतलब वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाते थे और डिसाइड करते थे कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से पढ़ सकते हैं या क्या चीज़ें वो समझ सकते हैं। स्टूडेंट जो है उनको अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाया जाता था, सबको एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे इकट्ठे बिठाया जाता था। गुरु जो है वो सेपरेटली बच्चों से, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे और उनको डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में क्या करते थे, बताते थे। अदम जो है उन्होंने ये भी देखा कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना, ये सिर्फ लोकल नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या है, सिचुएटेड है, नॉट सॉरी सिचुएटेड, सूटेड है, ओके।
मतलब जहाँ जैसे जैसे लोकेलिटी के अंदर नीड्स होती थी ना, उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम जो था वो चलाया जाता था। जैसे क्लासेस जो थी ना, वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो थी वो नहीं कंडक्ट करवाई जाती थी। हार्वेस्टिंग यानी कि जब फसल वगैरह काटी जाती हैं। क्यों? क्योंकि तब रूरल चिल्ड्रन जो होते थे, जो गाँव के रहने वाले बच्चे होते थे ना, वो खेतों में जाकर काम करते थे, फसल वगैरह काटने में हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स की। तो पाठशालाज़ जो थी वो फिर से स्टार्ट हो जाती थी, जब क्रॉप्स वगैरह जो थी वो काट दी जाती थी और उनको स्टोर करके रख दिया जाता था। इसका ये मतलब था कि जो पीजेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, इवन वो भी पढ़ सकते थे। देखिए, ये इसलिए था कि कटिंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे पढ़ाई इसलिए रोक दी जाती थी क्योंकि जो गरीब घर के या किसान के बच्चे होते थे ना, वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते थे फसल को काटने में। तो अगर वो फसल काटने चले जाएंगे तो फिर उनकी पढ़ाई का लॉस हो जाता था। इसीलिए जो गुरु होते थे ना, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उस टाइम पे उनको छुट्टी दे दी जाती थी। फिर जब वो कटिंग वगैरह हो जाती थी, फसलें काट दी जाती थी, तो उसके बाद क्या होता था, बच्चों को फिर से मतलब पाठशाला लगा दी जाती थी और बच्चों को अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता था। फिर क्या है, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, नए नए तौर तरीके लाए गए, नए नए जो लॉज थे, कानून जो थे वो बनाए गए। तो मिड 19 सेंचुरी तक, ठीक है, 1850s और 1860s का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम तक जो कंपनी थी ना, उसने वो जो थी कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रही थी। हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज हो गए, 11th 12th क्लासेस होगी या यूनिवर्सिटीज़ होगी, ठीक है, इनको जो था वो हायर एजुकेशन को क्या कर रहा था, मतलब कंसर्न कर रहा था, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। सो अब लोकल पाठशालाज भी जो है वो फंक्शन करने लगी थी, फंक्शंस मतलब वो भी शुरू हो चुकी थी, और अब कंपनी जो थी वो उनके बीच में भी इंटरफेरेंस करने लगी थी। कब? ये 1854 के बाद हुआ। 1854 से पहले कंपनी जो थी सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रही थी, लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो वर्नाकुलर एजुकेशन को, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस की एजुकेशन को भी क्या करेगी, उसके सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगी। और उन्होंने ये महसूस किया, इट कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। उन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर वो इस सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय इम्पोजिंग रूटीन्स, रूल्स को एस्टैब्लिश करके, रेगुलर इंस्पेक्शंस करके, ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, वर्नाकुलर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्नाकुलर एजुकेशन क्या है, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज से रिलेट, ठीक है। तो वर्नाकुलर एजुकेशन हो गया कि ऐसी एजुकेशन जो कि लोकल लैंग्वेजेस में दी जा रही थी। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें किस तरीके से की गई, कौन कौन से स्टेप्स जो थे वो कंपनी ने उठाए ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो की जा सके। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने बहुत सारे पंडित्स को, गवर्नमेंट पंडित्स जो थे उन्होंने अपॉइंट किए। हर एक पंडित के अंडर 4 या 5 स्कूल जो थे वो होते थे। और जो टास्क होता था ना पंडित का, वो ये होता था कि वो पाठशाला में विजिट करें, पाठशाला के अंदर जाएं, इंस्पेक्शन करें, और वहाँ पे जाके ये देखें कि टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। हर एक गुरु जो था उसको ये बोला गया था कि भाई आप पीरियोडिक रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे और क्लासेस को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो है वो क्लासेस को लेंगे। अब पहले ऐसा होता था ना, हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्लासेस रोक दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब सिस्टम जो था, जो आपका अभी प्रेजेंट डे का जो सिस्टम है ना, जैसे अभी आपका स्कूल्स चलते हैं, उसी तरीका का सिस्टम जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर हो चुका था। टीचिंग जो थी वो अब टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बेस्ड थी, और लर्निंग जो थी वो टेस्ट्स के थ्रू होता था। मतलब एक एनुअल एग्जामिनेशन का सिस्टम सेटअप किया गया। जो बच्चों ने पूरा साल पढ़ा होता था उनका एग्ज़ाम उनको फाइनल में देना पड़ता था। स्टूडेंट्स को बोला गया कि वो रेगुलर फ़ी जो है वो पे करेंगे, क्लासेस जो है वो रेगुलर अटेंड करेंगे, उनके बैठने की जगह फिक्स कर दी जाती थी, और उनको रूल्स ऑफ डिसिप्लिन जो था वो फॉलो करना पड़ता था। अब पाठशाला जो थी वो न्यू रूल्स को सपोर्ट कर रही थी, और मतलब जो पाठशाला गवर्नमेंट की पॉलिसी को या गवर्नमेंट के सिस्टम को फॉलो करती थी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी दिया जाता था, फंड भी दिया जाता था। लेकिन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, जो पाठशाला गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती थी, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था। अवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशालाज। जो गुरुज, जो टीचर्स होते थे ना, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अगर अपना स्कूल नहीं चलाते थे, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता था कि वो गवर्नमेंट के सपोर्टेड स्कूल्स को और पाठशाला जो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है उनके साथ compete कर पाएँ, और वो ज़्यादा देर तक अपना स्कूल नहीं चला पाते थे। न्यू रूल्स और न्यू रूटीन्स जो थी वो, उसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स भी रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और उसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है। एक जगह पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहा था, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा था, जो अर्लियर सिस्टम था ना, उसमें पीजेंट्स के जो बच्चे होते थे, पुअर पीजेंट्स के जो फैमिलीज़ के बच्चे होते थे, वो पाठशालाज़ में आ पाते थे। लेकिन जैसे ही क्योंकि उनका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था,
लेकिन जैसे ही न्यू सिस्टम की डिमांड आई या डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसने ये डिमांड किया कि रेगुलर अटेंडेंस जो है वो होनी चाहिए। इवन बच्चे हार्वेस्टिंग के टाइम पे, पुअर फैमिलीज़ के बच्चे अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो फिर उनको जो है एब्सेंट मार्क किया जाता था, और उनको ये समझा जाता था कि वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं स्कूल के लिए, ना स्कूल डेली ना आकर इनडिसिप्लिन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और उनको जो है ये माना जाता था कि उनको पढ़ने का कोई भी शौक नहीं है, ठीक है, ऐसा समझा जाता था। और ये उनके लिए बैड जो था वो सिस्टम, ये जो था वो बैड तरह से काम कर रहा था, बुरे तरह से काम कर रहा था। ये देखिए, श्री अरबिंदो घोष जो थे ये इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, साथ ही साथ में इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, एंड ये योगा गुरु भी थे, ठीक है, और महर्षि भी थे, पोइट भी थे। अब क्या है, इन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में जो स्पीच इन्होंने 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे में दी थी, जिसमें अरबिंदो घोष ने ये बोला था कि जो गोल है ना नेशनल एजुकेशन का, वो क्या होना चाहिए कि बच्चों के, स्टूडेंट्स के मन के अंदर जो है वो देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की जो स्पिरिट है उसको जगाना चाहिए, उसके अंदर डालना चाहिए, बच्चों के अंदर डालना चाहिए। फिर उनको जो है हमारे एंसिस्टर्स जो थे, हमारे एंसिस्टर जो हीरोइक मतलब पर्सन्स रहे हैं, उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। वर्नाकुलर एजुकेशन के साथ साथ, यानी कि लोकल लेवल की एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन के या मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज और वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और जब बच्चा पूरी तरह से पढ़ लिख कर बाहर निकले, तो उसको कुछ ऐसे क्राफ्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि जब वो स्कूल से पढ़ कर निकले तो उसको जो है वो क्या मिल सके, नौकरी मिल सके। ये क्या था, ये श्री अरबिंदो घोष की एक स्पीच में उन्होंने ये बोला था। अब एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, एजेंडा क्या होता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या वर्क किए गए, ठीक है, क्या क्या लिस्ट जो थी वो बनाई गई थी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना, वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो इंडिया के अंदर लोगों को पढ़ाने का नहीं सोच रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी से बहुत सारे थिंकर्स जो थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जो बिलोंग करते थे, वो भी चाहते थे, वो भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर स्प्रेड की जाए। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, यूरोप के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, उन डेवलपमेंट से इम्प्रेस होकर इंडियन जो थे उनको ये लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो हमारे इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर से अर्ज किया, अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोलें, कॉलेजेस खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें खोलें और अपना पैसा जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करें। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। जब आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे ना इस बुक का, तो उसमें आपको इन एफर्ट्स के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। अब देयर वर अदर इंडियंस, कुछ और भी इंडियंस थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट जो था वो रिएक्ट कर रहे थे, यानी कि उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो गलत थी, जिसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये दो इंडिविजुअल जो है वो क्या करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, वो मतलब चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन भी हो और वेस्टर्न एजुकेशन भी हो, लेकिन जो महात्मा गांधी थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा। तो इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बना लेना। ये किसने बोला था, ये बोला था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला कि जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, उसने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी जो थे वो कलोनियल एजुकेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला कि जो कलोनियल एजुकेशन है ना, वो इंडियन के माइंड्स में इन्फीरियरिटी की सेंस जो है वो डेवलप कर रही है। इन्फीरियरिटी के मतलब कि भाई हम लोग जो है इंडियन जो है वो नीचे हैं, और जो इंग्लिश हैं या ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे से सुपीरियर हैं, ऊंचे हैं। और इट मेड देम, और ये इंडियन के लोगों के लिए ये साबित कर रहा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सुपीरियर है, और इस वजह से इंडियंस का अपना कल्चर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था। ये जो पॉइजन है ना एजुकेशन का, ये जो इंग्लिश एजुकेशन जो है ये एक पॉइजन की तरह है, महात्मा गांधी ने बोला, जो कि हमारे लिए सिनफुल है। इट इंस्लेव्ड इंडियंस, इसने इंडियंस को क्या कर दिया है, गुलाम बना दिया है, और ये हमारे ऊपर एक काले जादू की तरह काम कर रहा है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, लोग जो हैं इंडियन पीपल जो है वो वेस्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनकी हर एक चीज़ को, मतलब जो भी चीज़ वेस्ट से आ रही है उसको अप्रिशिएट करते हैं। इंडियन जो एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन, जो लोग इंडियंस, यानी कि लोग, यहाँ पे इंडियंस की बात हो रही है, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं और वो ब्रिटिश रूल को भी एडमायर करते हैं, यानी कि उनको, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके लिए ब्रिटिश रूल जो है वो गलत नहीं था। महात्मा गांधी जो थे वो भी चाहते थे, महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी जो थे वो इस तरह की एजुकेशन चाहते थे जो उनकी डिग्निटी को और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो नेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, जब नेशनल मूवमेंट्स हो रही थी
फिर क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट्स के दौरान जो महात्मा गांधी थे ना, वो स्टूडेंट से अपील करते थे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं उनको आप छोड़ो, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी तरह से क्या बना दिया है, गुलाम बना दिया है। और वो चाहते थे इंडियन जो है वो अब गुलाम ना बने रहे। महात्मा गांधी का ये जो था, ये मानना था कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, यानी कि बहुत हर जगह पे कौन सी टीचिंग जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में करवाई जानी चाहिए। एजुकेशन जो है कौन सी इंग्लिश एजुकेशन जो है उसने क्रिपल्ड कर दिया है, यानी कि उसको उसने लंगड़ा बना दिया है इंडियंस को। और उस एजुकेशन ने, इंग्लिश एजुकेशन ने लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया है, और अपनी ही लैंड के ऊपर हम अजीब अजनबी बन के जो है वो रह रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, यानी कि दूसरी लैंग्वेज बोल के, भाषा बोलकर डिस्प्लीजिंग लोकल कल्चर, हम अपने कल्चर की इंसल्ट कर रहे हैं। और इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट विद द मासेस, और इंग्लिश एजुकेशन जो है वो ये नहीं सिखाती है लोगों को कि लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करती है, रेदर देन ऑरेज नॉलेज। ठीक है, वो उनको बातचीत करना नहीं सिखाती, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड उनको सिखाती है, और उनको लाइव एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में नहीं बताती है। कुछ हद तक ये भी ठीक रहा, क्योंकि अभी भी सिस्टम ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और जाके पेपर दे के आते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन उस समय पे भी यही चीज़ें हो रही थी, और महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे कि बच्चों को टेक्स्ट बुक्स की नॉलेज ना देकर उनको लाइव एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ मतलब जो आप उसको एक्स्ट्रा एजुकेशन जो दोगे, उससे वो माइंड और उसका सोल जो है वो भी डेवलप होगा। लिटरेसी या फिर सिंपली पढ़ने से या लिखने से एक आप उसको मतलब पढ़ना या लिखने को आप एजुकेशन नहीं बोल सकते। पीपल को काम भी करना है, अपने हाथों से काम करना है, उनको क्राफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कौन कौन सी मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है, या कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से ऑपरेट की जाती है। और तभी जाके एक बच्चा जो है या एक इंसान जो है उनका माइंड डेवलप होगा, और उनकी कैपेसिटी जो है किसी भी चीज़ को समझने की वो डेवलप होगी। सिर्फ बुकिश नॉलेज से बच्चा जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। ये किसका मानना था, ये मानना था महात्मा गांधी का। इसलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। फिर लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, पढ़ाई को ही एजुकेशन नहीं बोला जाता है। महात्मा गांधी ने और भी इसके बारे में लिखा है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ट्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। उनके अकॉर्डिंगली एजुकेशन जो है वो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके माइंड की, उसके स्पिरिट की। जब ये सारी चीज़ें बच्चे की होंगी तब मैं मानूंगा कि वो एजुकेशन है। ठीक है, इसमें उन्होंने इतना ही बताया हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे क्या है, नेशनल सेंटिमेंट्स, जैसे जैसे नेशनल सेंटिमेंट जो थे, राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी वो बढ़ती जा रही थी, थिंकर जो थे उनको लगने लगा, बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकल डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी लोगों के अंदर, जो थिंकर्स थे ना, उनका ये मानना था कि नेशनल एजुकेशन जो है वो ब्रिटिशर्स से अलग होनी चाहिए। मतलब जो ब्रिटिशर्स ने स्कूल्स खोले हैं, जो उनमें पढ़ाया जा रहा है, उससे हमारी जो एजुकेशन, हमारे नेशन की जो एजुकेशन है वो अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पे टैगोर का क्या मानना था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर अबाउट्स ऑफ पीस, अबाउट का मतलब होता है निवास करना, ड्वेलिंग प्लेस बोल सकते हो, घर बोल सकते हो। ठीक है, तो टैगोर जो है ना, इन्होंने क्या बोला था कि दोनों का क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए और इंडियन एजुकेशन भी होनी चाहिए। बहुत सारे आप में से बच्चे जो हैं उन्होंने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज एस्टैब्लिश एंड बाय होम, क्या आप जानते हैं कि इसको किसने एस्टैब्लिश किया और किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ और इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, उन्होंने इस शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन को जो था वो क्या किया था, स्टार्ट किया था 1901 में। जब वो बच्चे थे ना, टैगोर जो था उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो मानते थे कि जब वो स्कूल जाते थे तो वो समझते थे कि वो बहुत ही सफोकेटिंग और ऑप्रेसिव है। ठीक है, वहाँ पे उनको जो है वो सफोकेशन होती थी और ऑप्रेसिव बहुत लगता था। द स्कूल जो था वो उनके लिए जेल जैसा था। उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वहाँ जाके काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वांडर अवे। जब बाकी बच्चे जब टीचर्स की बातें सुन रहे होते थे, तो टैगोर का जो दिमाग था वो आगे पीछे घूम रहा होता था। जो एक्सपीरियंस उन्होंने स्कूल डेज में लिया कलकत्ता में रहकर, उसने एजुकेशन सिस्टम को लेकर टैगोर के माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ लाए। जब टैगोर बड़े हुए तो उन्होंने चाहा कि वो एक इस तरह का स्कूल खोलेंगे जहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, जहाँ पे वो अपने आप को फ्री समझेंगे, क्रिएटिव होंगे, और जहाँ पे वो अपनी थॉट्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और उनके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपनी थॉट्स और डिज़ायर को सबके सामने बता सके। टैगोर जो थे वो ये महसूस करते थे
that childhood out to be a time of self learning outside the rigid and restrictive discipline of the schooling system set up by the Britishers. यानी कि वो अपने स्कूल डेज की बात कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो ये था कि चाइल्डहुड जो होता है, हमारा जो बचपना होता है ना, ये ऐसा होता है जहाँ पे हमें खुद जो है वो चीज़ों को सीखना होता है, ना कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, डिसिप्लिन इतने मतलब पाबंदी डिसिप्लिन हो जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने आप को अंदर घुटन सी महसूस करे, ठीक है, उसको लगे कि वो एक जेल में है। और जैसे ब्रिटिशर्स ने स्कूलिंग सिस्टम सेटअप किया था, वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। टीचर्स ऐसे इमेजिनेटिव होने चाहिए, बच्चे को समझने चाहिए, बच्चे की हेल्प करें ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो। क्यूरियोसिटी मतलब नई नई चीज़ें सीखने की इच्छुक हों, ठीक है। टैगोर के अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो बच्चों की नेचुरल डिज़ायर को, उनके क्रिएटिवनेस को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और बच्चा जो है वो इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। उसका सेंस जो है वो मतलब पढ़ाई की तरफ ना लगकर आगे पीछे की बातों पे लग जाता है। टैगोर का ये भी मानना था कि क्रिएटिंग लर्निंग जो है वो बच्चों को इनकरेज करेगी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल जो था वो सेटअप किया, रूरल सेटिंग, ठीक है, गांव में। ही सॉ इट इज़ एन अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये शांति का निवास है, ठीक है। अबोर्ड ऑफ पीस का मतलब हो गया शांति का निवास, जिसको शांति निकेतन जो है वो बोला गया है, जहाँ पे हारमोनी जो है नेचर के साथ, बच्चे जो है वो अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करेंगे, अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को क्या करेंगे, सबके सामने लाएंगे। बहुत सारे सेंसेस में टैगोर और महात्मा गांधी की एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो थी वो सिमिलर भी थी, लेकिन कुछ जगह पे अलग भी थी। गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट थे, वेस्टर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी की पूजा के वो क्या थे, अगेंस्ट थे। टैगोर जो था वो चाहता था या वो चाहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ साथ इंडियन ट्रेडिशन भी क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। और वो जो थे, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी को भी ज़रूरी समझा पढ़ाना, आर्ट म्यूजिक एंड डांस को भी क्या करते थे, वो पढ़ाते थे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स जो थे ना, उनका ये मानना था कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुछ जो थे वो उस सिस्टम ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप किए हुए सिस्टम के अंदर बदलाव लाना चाहते थे और अपने तरीके से उस सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे। और बहुत सारे अल्टरनेटिव सिस्टम भी जो थे लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए, सो दैट कि एजुकेशन जो है वो कल्चर को लेके वो डेवलप की जा सके। हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशन, कौन ये बता सकता है कि ट्रूली नेशनल क्या है। जो डिबेट है ना नेशनल एजुकेशन के ऊपर लेके, वो अभी भी यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है वो कंटिन्यू की गई है। चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल इन कॉम्बिटियार अर्ली 20th सेंचुरी, यहाँ पे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20th सेंचुरी की ये पिक्चर जो है वो ड्रॉ की गई है। कोम्बत्योर में ये एक जगह है, कोम्बत्योर, वहाँ पे बच्चे जो है वो मिशनरी स्कूल के अंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बाय द मिड नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पीरियड में, यानी कि 1850-60s का टाइम पीरियड था, स्कूल्स जो थे गर्ल्स के लिए वो भी सेटअप किए गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा और इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए शांति निकेतन वाला, पता क्या होता था, यहाँ पे अलग तरीके से स्टडी करवाया जाता था। खुले में मतलब स्काई के अंडर जो है, पेड़ों के नीचे एक बोर्ड लगा दिया जाता था, वहाँ पे बच्चे जो थे वो बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। एक क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन द 1930s, नोटिस द सराउंडिंग द ट्रीज एंड द ओपन स्पेस। यहाँ पे ये बोला गया कि एक क्लास जो है वो ली जा रही है शांति निकेतन के अंदर 1930s टाइम पीरियड में। और नोटिस करिए कि देखिए यहाँ की सराउंडिंग्स को देखिए, ट्रीज है, ओपन स्पेस है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। ये लास्ट में आपको बताया है एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। एजुकेशन जो है वो क्या है, एक सिविलाइजिंग मिशन है जो कि क्या कर रहा है, सोसाइटी को एजुकेट करने में हेल्प कर रहा है। तो एजुकेशन एक्ट जो कि 1870 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले कोई भी एजुकेशन को मतलब लोगों के अंदर एजुकेशन जो थी 19th सेंचुरी तक वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। चाइल्ड लेबर जो था वो तब भी था, पुअर चिल्ड्रन जो थे वो स्कूल में नहीं भेजे जाते थे, बिकॉज वो इतना अर्न नहीं कर पाते थे, जितना वो अर्न करते थे उससे सिर्फ वो अपनी फैमिली का सर्वाइवल करते थे। बहुत सारे स्कूल जो थे वो चर्च या फिर वेल्थी लोगों के द्वारा जो था वो खुले हुए थे। लेकिन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन एक्ट के आने के बाद, यानी कि 1870 के बाद जब एजुकेशन एक्ट आया, तो स्कूल जो थे वो गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किए गए और स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी कर दी गई थी इस एक्ट के तहत, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर थे उस टाइम पीरियड के, जिनका नाम था थॉमस अर्नोल्ड, जो कि हेडमास्टर रहे प्राइवेट स्कूल रगबाय के। वो सेकेंडरी स्कूल करिकुलम को क्या करते थे, फेवर करते थे और मानते थे कि ग्रीक और रोमन क्लासिक जो है वो स्टडी करवाई जानी चाहिए बच्चों के अंदर।
रिटन 2000 अर्लियर ईयर, यानी कि रोमन और ग्रीक क्लासिक जो है वो 2000 साल जो पहले लिखी गई हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन वगैरह जो था वो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों का माइंड डेवलप हो सके। उन उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो क्या हो सके, मतलब वो पढ़ाई को बोझ ना समझे और पढ़ाई को अच्छे से समझ सके। तो बच्चे ये है आपका लेट्स रिकॉल वाला पोर्शन, इसको आप ये खुद करेंगे। इसमें मैच द फॉलोइंग्स है, ठीक है। एक तरफ आपको कॉलम ए दिया है जिसमें आपको कुछ अ, आपको पर्सन्स के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके काम दिए हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। फिर आपको ये वेदर ट्रू और फॉल्स कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेके मैं जल्द ही आऊँगी। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।